नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। संभव इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आरसीसी के क्वेश्चंस और उनके आंसर को डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन में हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वह है सिंगली रेन्फोर्स्ड बीम, डबली रेन्फोर्स्ड बीम, टी एंड एल बीम, टॉर्सन, स्लैब्स, शियर एंड बॉन्ड। पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट फैक्टर्स इफेक्ट द अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द बीम? एमयू लिमिटिंग बैलेंस सेक्शन की मोमेंट कैपेसिटी यदि FE 415 लेते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 0.138 FCK VD स्क्वायर। यहाँ पर जो पूछा गया है बैलेंस सेक्शन की मोमेंट कैपेसिटी के बजाय पूछा गया है कि अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो MU जो है वो हमारे इन फैक्टर्स पर, इन 5 फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील मींस FY के ऊपर डिपेंड करती है। यदि इसके लिए ग्राफ को प्लॉट करें तो देखते हैं कि जिस तरह से यदि पर FY को इंक्रीज करते हैं उसी तरह क्या है MU भी बहुत तेजी से बढ़ता है। मतलब यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील का बीम की मूवमेंट कैपेसिटी पर कॉन्सिडरेबल इफेक्ट होता है। यदि FE 250 का पहले प्रयोग करें और सभी फैक्टर को कांस्टेंट रखें और फिर FE अदर्स फैक्टर मतलब ये चारों फैक्टर्स को कांस्टेंट रखें और सिर्फ FY को चेंज करें, FE 250 से FE 415 का यूज करें, तब हमारी मूवमेंट कैपेसिटी 51% बढ़ जाती है। इसी तरह यदि हम दूसरे फैक्टर की बात करें वो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मतलब FCK का प्रभाव। FCK का प्रभाव देखें तो यही ग्राफ लेंगे, FCK होगा और यहाँ पर MU, तो जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन की जगह थोड़ा सा कर्व होता है और आगे जाके ये क्या है झुकने लगता है, बेंड होने लगता है। इसका मतलब हुआ कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ का MU के ऊपर बहुत कम इफेक्ट होता है। यदि हम पहले M20 ग्रेड कंक्रीट का यूज करें और उसके बाद M40 ग्रेड कंक्रीट का यूज करें तो ये जो MU है सिर्फ 16.5% ही बढ़ता है। इस प्रकार ये हुआ तो मतलब मेन इफेक्ट किसका आया है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील का। यदि क्रॉस सेक्शन की बात करें तो क्रॉस सेक्शन में बीम की विड्थ होती है और डेप्थ होती है। ये दोनों ही Z को इन्फ्लुएंस करते हैं और Z बराबर होता है BD स्क्वायर, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए BD स्क्वायर बाय 6। इसलिए MU जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ ऑफ द बीम और MU जो है आपका स्क्वायरली प्रोपोर्शनल होता है D स्क्वायर के। तो यदि हम बीम की डेप्थ यदि 500 mm है और उसके बाद 1000 mm कर देते हैं तो उसकी मूवमेंट कैपेसिटी है वो 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से आखिरी जो फैक्टर है वो है अपना परसेंटेज ऑफ स्टील PT 100 AST/BD। यहाँ पर यदि परसेंटेज ऑफ रिइंफोर्समेंट बढ़ाते हैं तो इसकी वजह से भी आपकी MU बढ़ती है। इसका ग्राफ देखें तो यदि यहाँ पर लें PT और यहाँ पर लेते हैं MU तो ये ग्राफ भी पहले क्या है इंक्रीज होता है और ये निश्चित लिमिट के बाद क्या है ये ग्राफ नीचे की ओर जाने लगता है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो ये 3% पर ये वैल्यू क्या है हमको मैक्सिमम MU मिलता है। उसके बाद यदि ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करते हैं तो इसका कोई एडवांटेज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू चेक वेदर ए बीम ऑफ गिवन डायमेंशन हैज टू बी डिजाइंड एज ए डबली रेन्फोर्स्ड बीम? यहाँ पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको ये लिखे हुए की तरह आंसर नहीं देना है। वहाँ पर जो इंटरव्यू में
क्वेश्चन और आंसर के रूप में हमारा इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। वहाँ इंटरव्यू होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे और हमारा आंसर कन्वर्सेशन के रूप में होना चाहिए। हाँ, ऐसा लगे कि हम उनको क्या है एक्सप्लेन कर रहे हैं, छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग करके उनको समझाने की कोशिश करेंगे। अब यदि कोई क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, बीम है और बीम की उसकी डायमेंशन दी हुई है कि ये विड्थ बीम है, इस बीम की विड्थ बी है और इसकी इफेक्टिव डेप्थ डी है, और इसको हम गिवन मूवमेंट के लिए अप्लाइड मूवमेंट यदि हमारा एम यू है तो उसके लिए हम इसको सिंगली रेंफोर्स्ड बीम की तरह डिजाइन करेंगे या डबली रेंफोर्स्ड बीम की तरह डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्रॉस सेक्शन के लिए और गिवन स्टील के लिए हम क्या करेंगे, उसका एमयू लिमिटिंग निकालेंगे। एमयू लिमिटिंग बैलेंस सेक्शन का मूवमेंट Fe 415 के लिए 0.38 FC के BD स्क्वायर होता है। Fe 500 के लिए 0.133 FC के BD स्क्वायर होता है। तो इसमें से फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, बैलेंस सेक्शन का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब गिवन लोडिंग कंडीशंस के लिए अप्लाइड मूवमेंट निकालेंगे। अप्लाइड मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे MU से या फैक्टर्ड मूवमेंट निकालेंगे। अब यदि हमारा MU जो है, MU हमारा MU लिमिटिंग से ज्यादा हुआ, MU माने बैलेंस सेक्शन के मूवमेंट से अप्लाइड मूवमेंट यदि ज्यादा हुआ, तब हम इसको क्या करेंगे, डबली रेंफोर्स्ड बीम की तरह DBR की तरह डिजाइन करेंगे। और यदि यही MU अप्लाइड मूवमेंट हमारा बैलेंस सेक्शन के मूवमेंट की तरह बैलेंस सेक्शन के मूवमेंट से कम हुआ, तब हम इसको सिंगली रेंफोर्स्ड बीम की तरह डिजाइन करें। तो ये सब क्वेश्चंस आपको मालूम है। इन क्वेश्चंस के आंसर में लैंग्वेज को चेंज करना है, उसको अपने को कन्वर्सेशन के रूप में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट सिचुएशन आर डबली रेंफोर्स्ड बीम यूज। वैसे देखा जाए तो सिंगली रेंफोर्स्ड बीम और डबली रेंफोर्स्ड बीम में सिंगली रेंफोर्स्ड बीम इकोनॉमिकल होता है। सिंगली रेंफोर्स्ड बीम जो होता है वो आपका डबली रेंफोर्स्ड बीम से आपका इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल होता है। लेकिन कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके रूप में हमको वहां पर डबली रेंफोर्स्ड बीम को ही यूज करना होता है। उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि आर्किटेक्ट जो होते हैं वो प्लानिंग करने के बाद क्या करते हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर को बीम की डेप्थ बता देते हैं आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट से कि इससे ज़्यादा हमको बीम की डेप्थ नहीं रखना है। अब ऐसे केस में यदि हमारा MU लिमिटिंग से ज़्यादा हुआ, तब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डबली रेंफोर्स्ड बीम की तरह डिजाइन करना पड़ेगा और कंप्रेशन जोन में भी हमको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। इसी तरह से यदि हमारे क्या होता है कि लोडिंग कंडीशंस चेंज हो रही हैं, जैसे ब्रिज है और ब्रिज में क्या होता है कि रोलिंग लोड्स मूव करते हैं और रोलिंग लोड की वजह से हमारे क्या है मूवमेंट चेंज होते रहते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब टेंशन से कंप्रेशन में चेंज होते हैं दी एक्सटर्नल लोडिंग। ब्रिज के केस में ज़्यादा होता है, ब्रिज में मूविंग लोड की वजह से अल्टरनेट क्या हो जाते हैं, आपके बेंडिंग मूवमेंट सेक्शन पर रिवर्स होते हैं, टेंशन से कंप्रेशन, कंप्रेशन से टेंशन में चेंज होने की वजह से वहां पर हमको डबली रेंफोर्स्ड बीम का यूज करना होता है। इसी तरह से यदि सिंपल बीम है और आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड पड़ रहा है तब तो काम चल सकता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल लोड के साइड से यदि लोड पड़ रहा है, लोडिंग कंडीशन इसेंट्रिक है, तो इसेंट्रिक की वजह से टॉर्सन डेवलप होगा। उस टॉर्सन को रजिस्ट करने के लिए कंप्रेशन में भी स्टील प्रोवाइड करनी
होगी। इसी तरह से यदि लेटेरियल लोड की बात करते हैं तो लेटेरियल लोड की वजह से हमको कंप्रेशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड करनी होगी। लेटेरियल लोड्स कब लगते हैं? यदि हमारी बिल्डिंग अर्थक्वेक एरिया में हो या विंड लोड की वजह से हाई राइज बिल्डिंग में हम लेटेरियल लोड को कंसीडर करते हैं, तब हमको क्या है उस बीम को डबली रेंफोर्स्ड बीम की तरह डिजाइन करना होगा। यदि कोई बीम कंटिन्यूअस बीम है, कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है कि यदि मिड स्पान पर देखें तो पॉजिटिव मूवमेंट डेवलप होता है और सपोर्ट पर निगेटिव मूवमेंट। तो यहाँ पर भी क्या है, मूवमेंट की कंडीशन क्या है, लगातार चेंज होती हैं। इसलिए इस सपोर्ट पर तो हमको यहाँ बॉटम में स्टील प्रोवाइड करेंगे, यहाँ ऊपर पर, इसलिए अच्छा रहता है कि ऐसे कंटिन्यूअस बीम में हम कम डबली रेंफोर्स्ड बीम को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म क्रैकिंग मूवमेंट। क्रैकिंग मूवमेंट क्या होता है? क्रैकिंग, यदि बीम को लें, कोई बीम है और उस पर यूडीएल अप्लाई करें, तब बीम के क्रॉस सेक्शन में जब फर्स्ट क्रैक डेवलप होता है, लॉन्गिट्यूडनल लोडिंग की वजह से क्या होगा, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होंगे। बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होंगे। वो जब बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस एक लिमिट से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर क्रैक बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से जब फर्स्ट क्रैक डेवलप होता है, उस समय जितना बेंडिंग मूवमेंट होता है उसी को बोलते हैं क्रैकिंग मूवमेंट। क्रैकिंग मूवमेंट या एमसीआर। एमसीआर का मतलब हुआ कि फर्स्ट क्रैक, द क्रैकिंग मूवमेंट ड्यू टू द बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस एट विच द कंक्रीट स्टार्ट फर्स्ट टू क्रैक। अब क्या होता है, ये क्रैक इतने माइन्यूट होते हैं कि हमको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अब यदि हम लोडिंग को बढ़ाते हैं तो ये क्रैक क्या है, वाइडन होने लगेंगे और ये अंदर की तरफ क्या है, जाने लगेंगे। और इस समय जैसे ही ये वाइड होते हैं तो स्टील जो आपने प्रोवाइड की है टेंसाइल जोन में, ये अपना रोल प्ले करती है और एक स्ट्रेच होने लगती है। अब लोड क्या लेने लगता है, स्टील लेने लगता है। तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्म होता है लोड। तो जहां पर क्रैक स्टार्ट हुआ तो उस मूवमेंट को बोलते हैं क्रैकिंग मूवमेंट। और बेंडिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है M/I इज इक्वल टू F/Y। इससे हम क्या कर सकते हैं, क्रैकिंग मूवमेंट को निकाल सकते हैं। क्रैकिंग मूवमेंट MCR इज इक्वल टू FCR, I ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाई T। FCR क्या है अपना, मॉडुलस ऑफ रप्चर और फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सुरल, इसी को बोलते हैं फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। और इसको कोड में दिया हुआ है कि इसके निकालने का फॉर्मूला है FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK बाई T। क्या है आपका एक्सट्रीम मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होगा बॉटम फाइबर पर, तो ये एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस है बाई T। और I डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, Z। यहाँ पर I जो लिया है वो क्या है, ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, लेकिन इसमें स्टील के मोमेंट को माइनस कर देते हैं। तो क्रैकिंग मोमेंट क्या हुआ अपना, जब कंक्रीट में फर्स्ट क्रैक स्टार्ट होता है तो उस मूवमेंट को बोलते हैं क्रैकिंग मूवमेंट। इस मूवमेंट पर बीम अभी फेल नहीं हुआ है, सिर्फ क्या है, कंक्रीट क्रैक होना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why it is necessary to tie the compression steel with struts at closure interval। डबली रेंफोर्स्ड बीम में कंप्रेशन स्टील को प्रोवाइड करते हैं और कंप्रेशन और इनको शियर को रजिस्ट करने के लिए क्या करते हैं,
स्ट्रस को प्रोवाइड करते हैं। डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करने के लिए स्ट्रप प्रोवाइड करते हैं और कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए टॉप में हम कंप्रेसिव स्टील प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो है इनकी स्पेसिंग, स्ट्रप्स की स्पेसिंग कम रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि ये स्ट्रप्स जितनी पास पास रखेंगे तो ये कंक्रीट को कन्फाइनमेंट में रखती हैं, कंक्रीट को कन्फाइन करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, बाहर नहीं निकल सकती है। और जब ये बाहर नहीं निकल पाएगी तो ये बकलिंग की वजह से फेल नहीं होगा, बकलिंग की वजह से फेल नहीं होगा। दूसरा क्या हो जाएगी, इसकी डक्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? टू प्रिवेंट फेलियर फ्रॉम बकलिंग, और कंक्रीट को कन्फाइन करके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी? डिजाइन में स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी मेथड का यूज करते हैं, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी मेथड का यूज करते हैं। स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी टर्म का मतलब क्या है कि यदि हम लिमिट स्टेट मेथड के एग्जम्पशंस को देखें तो पहला एग्जम्पशन है प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, है ना। पहले भी प्लेन था और बेंडिंग के बाद भी हर सेक्शन पर प्लेन रहता है। इस एग्जम्पशन का मतलब है कि जो स्ट्रेन है वो न्यूट्रल एक्सिस से डायरेक्टली लीनियरली वेरी करता है। न्यूट्रल एक्सिस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी एप्सिलॉन सी की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है? कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्ड परफेक्ट है। कंक्रीट ने स्टील को अच्छी तरह से पकड़ के रख रखा है, उसमें कोई स्लिपिंग अलाउ नहीं। जब कोई बॉन्ड परफेक्ट होने की वजह से यहाँ पर जो स्टील में जो स्ट्रेन रहेगा वही स्ट्रेन क्या रहेगा? कंक्रीट में रहेगा। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी। इसका यूज हम डिजाइन में करते हैं। डिजाइन में जब फॉर्मूला डेरिवेशन करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं? कंक्रीट के स्ट्रेन को स्टील के स्ट्रेन में और स्टील के स्ट्रेन को कंक्रीट के स्ट्रेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसी एजम्पशंस का एडवांटेज लेकर। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी, मतलब परफेक्ट बॉन्ड की वजह से एप्सिलॉन सी स्ट्रेन इन कंक्रीट इज इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लैंज बीम एंड रेक्टेंगुलर बीम when a T-beam is designed as rectangular section? तो पहली बात करते हैं कि फ्लैंज बीम की। और फ्लैंज बीम कब बनती है? फ्लैंज बीम में जब स्लैब के रेनफोर्समेंट बीम को क्रॉस करते हैं या बीम के रेनफोर्समेंट स्लैब को क्रॉस करते हैं और कास्टिंग के समय बीम की और स्लैब की कास्टिंग एक साथ की जाती है, तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन को कहते हैं मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन में बीम और स्लैब सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि कास्टिंग भी एक साथ की गई है और बीम के रेनफोर्समेंट स्लैब में जा रहे हैं, या उल्टा बोल सकते हैं स्लैब के रेनफोर्समेंट बीम में जा रहे हैं। एक छोटा सा फिगर बनाया, यदि ये टी बीम है और टी बीम में यहाँ पर जो रेनफोर्समेंट है स्लैब के और ये नीचे है बीम के और ये स्ट्रस है, तो ये दोनों क्या है? क्रॉस कर रहे हैं। और ये आपका ट्रांसवर्स स्टील प्रोवाइड की हुई है, ट्रांसवर्स स्टील। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं मोनो। इसका एडवांटेज क्या होता है कि स्लैब का कुछ पार्ट कितना बी
विथ ऑफ इफेक्टिव विथ ऑफ द फ्लैंज, मतलब स्लैब का कुछ पार्ट या पूरा पार्ट क्या करने लगता है, बीम का हिस्सा बन जाता है। और जब स्लैब का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा बीम के पार्ट की तरह काम करता है और स्लैब में इस समय क्या होता है, कंप्रेशन। स्लैब में यदि कंप्रेशन रहे और स्लैब का कुछ हिस्सा बीम की तरह, बीम का पार्ट की तरह काम करने लगे, तो ऐसे बीम को बोलते हैं फ्लैंज बीम। व्हेन द स्लैब कंक्रीट इज यूज्ड टू रजिस्ट, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है इस वर्ड का कि स्लैब जो होना चाहिए वो इस कंडीशन में कंप्रेशन में ही होना चाहिए। द बीम इज कॉल्ड फ्लैंज बीम, और फ्लैंज बीम दो तरह की होती है। तो यहाँ पर ऐसे केस में यदि लोडिंग ऊपर से है तो ये क्या है, कंप्रेशन में रहेगा, तब ये क्या है, फ्लैंज बीम कहलाएगा। अब इसका अपोजिट रेक्टेंगुलर बीम। रेक्टेंगुलर बीम एक तो शेप के अनुसार होती है, शेप के अनुसार जिनका शेप रेक्टेंगुलर होते हैं वो सब बीम कहलाती हैं रेक्टेंगुलर बीम। लेकिन आपसे पूछा जाए कि व्हेन ए टी बीम इज डिजाइन्ड एज रेक्टेंगुलर बीम, यदि टी बीम में स्लैब में कंप्रेशन की जगह टेंशन हो जाए, ठीक है, यदि इन्वर्टेड टी बीम है तब, और लोडिंग ऊपर से ही हो रही है, तब क्या हो जाएगा, ये जो है स्लैब किस में आ जाएगी, कंप्रेशन में। और ऐसे केस में हम इन्वर्टेड टी बीम को रेक्टेंगुलर बीम की तरह। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब स्लैब कंप्रेशन में रहेगी तभी वो फ्लैंज बीम की तरह काम करेगी। यदि स्लैब हमारी टेंसाइल स्ट्रेस को बियर कर रही है तब वो उसकी डिजाइन फ्लैंज बीम की तरह ना करके रेक्टेंगुलर बीम की तरह करना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए टी बीम इज डिजाइन्ड एज ए रेक्टेंगुलर बीम, यदि हम टी बीम के केस देखें तो वहां पर 3 केस मिलते हैं, जिसमें से पहला केस होता है कि यदि हमारा न्यूट्रल एक्सिस विदिन द फ्लैंज है, तब हम टी बीम को रेक्टेंगुलर बीम की तरह डिजाइन करते हैं। ये न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पहुंच गया, फ्लैंज के अंदर, न्यूट्रल एक्सिस। अब जो हमारा एग्जम्पशन है उस एग्जम्पशन में क्या माना गया है, चाहे लिमिट स्टेट मेथड हो या आपका WSM मेथड, कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इग्नोर्ड, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या रहेगा, टेंसाइल जोन रहेगा। और इस कंक्रीट को तो हमको पहले ही आपको क्या है, इग्नोर करना था। तो ऊपर कितनी कंक्रीट रही, तो विड्थ जो हो जाएगी बीम की वो किसके बराबर हो जाएगी, विड्थ ऑफ फ्लैंज। और डेप्थ कितनी हो जाएगी, टोटल डेप्थ के बराबर, इफेक्टिव डेप्थ के बराबर। इस तरह से यदि हमारा न्यूट्रल एक्सिस यदि फ्लैंज के अंदर रहता है तो जो बीम मिलेगा वो उसका साइज हो जाएगा BF मल्टीप्लाइड बाई D, एग्जम्पशन की वजह से, क्योंकि इस स्ट्रेंथ को तो हमको इग्नोर करना ही था। तो टी बीम का ये एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन द डिजाइन ऑफ टी एंड LB। ये स्लैब है और ये स्लैब के अंदर क्या है, ये हमको क्रॉस सेक्शन में टी बीम दिख रहे हैं, तो बीच के जो बीम है वो टी बीम की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें स्लैब जो है यदि बोथ साइड ऑफ बीम है, बोथ साइड ऑफ बीम, तब आप उसको बोलेंगे टी बीम, है ना। जो आपका इंटरव्यू हॉल है उसके आपको टाइम मिले और वहाँ पे पूछ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं, तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट बताते वक्त आपको बीम, स्लैब, ठीक है, कॉलम, फाउंडेशन, लेकिन इनका नाम लेना है, लेकिन पार्टीशन वाल और आपकी जो POP का वर्क होता है, फॉल्स सीलिंग, इनका नाम फ्लोर स्लैब होगी तो फ्लोर, अदरवाइज तो रूफ स्लैब रहती है। तब आपको, और हम बाहर से देख के नहीं बता सकते हैं कि इसमें क्या है, ये टी बीम है
या आपकी फ्लैंज बीम है या डबली रेंफोर्स्ड है, सिंगली है, लेकिन एल बीम होगी तो वहां पर समझ में आ जाएगी। तो टी बीम और एक पार्ट और बता सकती हैं कि उसके अंदर लिंटल हो, तो ये भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट में आते हैं, आर्च, लिंटल और आर्च। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यदि स्लैब वन साइड हो, स्लैब वन साइड ऑफ द बीम है, तब वो कहलाती है आपकी एल बीम, एल बीम। अब अपने को यहाँ ध्यान क्या रखना है, ये हो गई एल बीम और ये हो गई है टी बीम। अब यहाँ पर लोडिंग कैसी रहती है, इसेंट्रिक, एक ही साइड की लोडिंग आ रही है इसलिए क्या हो गई, इसेंट्रिक, जबकि इसमें बोथ साइड से इक्वल लोडिंग आ रही है तो ये हो गई है कॉन्सेंट्रिक। तो जो टी बीम है वो हम डिजाइन करते हैं बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के लिए, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स के लिए। जबकि जो एल बीम है, एल बीम में एसेंट्रिक लोडिंग की वजह से टॉर्सन भी डेवलप हो जाएगा, तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स और साथ में आ जाएगा ट्विस्टिंग मोमेंट, टॉर्सन के लिए भी एल बीम को। बाकी सब फॉर्मूले सेम है, डिजाइन प्रोसेस सेम है, टॉर्सन को हमको कंसीडर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कोड इम्पोज, why does the code impose minimum and maximum limit of tension steel in beam? अब हर जगह आप देखेंगे कि बीम हो, स्लैब हो या कॉलम हो, वहां पर कोड ने रिकमेंड किया हुआ है कि मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील दिया हुआ है, लेकिन वजह क्या होती है, तीनों ही जगह क्या है, उनकी वजह क्या है, सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। तो जिस स्ट्रक्चरल एलिमेंट के बारे में पूछा गया है उसका ही अपने को जवाब देना है। यहाँ पर केस किसके लिए है, बीम के लिए। तो पहले लेते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट। मिनिमम रेनफोर्समेंट का जो कोड में फॉर्मूला है वो क्या है, EST, एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई इफेक्टिव एरिया, BD इज इक्वल टू आपका 0.85 डिवाइडेड बाई, मतलब ये जो वैल्यू AST बाई BD 0.85 अपॉन FY से ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज स्टील। अब यदि हम मिनिमम स्टील नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्रैकिंग मूवमेंट के बाद जैसे ही लोड को अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, क्रैक वाइडन होगा और सडन फेलियर। जबकि होता क्या है, मिनिमम स्टील प्रोवाइड करने से जो मिनिमम स्टील है उस एक्सेस लोड को ले लेती है, तो ये जो फेलियर, ब्रिटल फेलियर क्या है, बहुत ही खतरनाक होता है, मतलब सडन फेलियर होता है। तो ब्रिटल फेलियर, तो मिनिमम एरिया क्यों प्रोवाइड करते हैं हम, ब्रिटल फेलियर को अवॉइड करने के लिए। दूसरा जो फैक्टर है वो है कंक्रीट के सिंकेज और क्रीप की वजह से उसको रजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम स्टील प्रोवाइड करते हैं। यदि किसी वजह से क्या है, जितने लोड के लिए हमने डिजाइन किया है और उससे ज्यादा क्या है, अचानक कोई लोड आ गया, उनको बोलते हैं एक्सीडेंटल ओवरलोडिंग की वजह से। ये किसकी वजह से हो सकती है, या तो सेटलमेंट हो गया है फाउंडेशन या कहीं नॉइस वाइब्रेशन की वजह से। तो जो मिनिमम स्टील है वो ब्रिटल स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट करती है, डक्टाइल में, डक्टाइल। अब स्ट्रक्चर एलिमेंट का बिहेवियर डक्टाइल, डक्टाइल से क्या होता है, हमें टाइम मिल जाता है, फेलियर अचानक नहीं होता है। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट का कारण क्या है, वो जनरली क्या है, सेम रहता है, चाहे बीम हो, चाहे स्लैब हो और चाहे आपका कॉलम हो, मिनिमम का अलग अलग होता है। तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन बीम का क्या होता है कि यदि आप कि ज्यादा स्टील यदि आप प्रोवाइड कर देंगे तब क्या हो जाएगा कि ये हमारा कंक्रीट ही फेल हो जाएगी, कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन में फेल हो जाएगी। और कंक्रीट का फेलियर कैसा है,
स्टील लेती है टेंशन और कंक्रीट लेती है कंप्रेशन। ज़्यादा स्टील प्रोवाइड किया तो कंक्रीट कंप्रेशन में फेल होगी और ब्रिटल फेल हो जाएगी। तो प्रिवेंट क्या हो गया कि आपका ब्रिटल फेलियर को रोकने के लिए। तो दोनों ही जगह एक ही बात है कि कंप्रेशन और ये हो गया। दूसरा रीजन, यदि हम मैक्सिमम की बात करें, एक लिमिट से ज़्यादा प्लेसमेंट करेंगे तो फिर क्या होगा, वहाँ पर कंक्रीट के प्लेसमेंट में भी प्रॉब्लम आती है, उसका कॉम्पैक्शन नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कोड इम्पोज मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पेसिंग स्टील। यदि बीम के अंदर हम देखें, ठीक है, या यहाँ जो बात चल रही है वो है बीम के लिए। बीम के लिए देखें तो मिनिमम यदि स्पेसिंग रहती है तो वो ये इस वजह से रहती है कि कंक्रीट कैन बी प्लेस्ड इजीली इन बिटवीन एंड अराउंड द बार। यदि बहुत पास पास बार हो जाएंगे तो कंक्रीट में एग्रीगेट तो इसके अंदर जा ही नहीं पाएंगे, और क्या है, सिर्फ मोटार पेनिट्रेट करके चला जाएगा। तो बीम के अंदर यदि हम मिनिमम स्पेसिंग नहीं रखेंगे, से ज़्यादा मिनिमम स्पेस को नहीं रखेंगे तो कंक्रीट साइड में और यहाँ पर पहुँच नहीं पाएगी और साथ में उसके कॉम्पैक्शन में प्रॉब्लम रहेगी। तो पहला रीजन मिनिमम स्टील के लिए है, और दूसरा क्या है, मैक्सिमम स्पेसिंग क्यों रखते हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग आपको क्रैक विथ, यदि बहुत ज़्यादा दूर दूर बार को कर देंगे तो जो बॉन्ड रहेंगे वो इतनी कंक्रीट को कवर करेंगे, ज़्यादा दूरी हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या है, आपके बॉन्ड क्या हो जाएंगे, कमजोर। तो एक लिमिटेड स्पेसिंग पर रखने पर ही हमको सफिशिएंट बॉन्ड स्ट्रेंथ मिलती है और क्रैक विथ को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस ऑफ बिहेवियर ऑफ वन वे एंड टू वे स्लैब। ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा क्या है, कॉमनली बिल्कुल क्या है, आपका पूछने वाला क्वेश्चन ही हर इंटरव्यू में रहता हैगा। अब इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड हैगा। यदि वन वे स्लैब जो है उसके बिहेवियर को वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। वन वे स्लैब, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सपोर्ट कंडीशन पर। सपोर्ट behavior of slab depend upon the support condition and span ratio. span ratio क्या हो गया, लॉन्गर स्पान डिवाइडेड बाय शॉर्ट स्पान। अब यदि हमारी स्लैब क्या है, सिर्फ दो ही सपोर्ट पर सपोर्टेड है, चार दीवार नहीं है, सिर्फ क्या है, दो दीवार है, और इसमें आपकी क्या है, सपोर्टेड है। तो इस स्लैब ये रखी हुई है यहाँ पर स्लैब, तो इस स्लैब का बिहेवियर हमेशा ही क्या रहेगा, वन वे रहेगा। वन वे स्लैब जो है वो बेंड होती है एज ए फॉर्म ऑफ सिलेंडर के रूप में आपकी बेंड होती है। तब वैसे सुना होगा हम शॉर्ट स्पान में, या आप करते हैं जानते हैंगे, शॉर्ट स्पान में ही मेन रेनफोर्समेंट डालते हैं। लेकिन यहाँ यदि वन वे स्लैब है और ये स्पान आपको ज़्यादा दिख रहा है और अपोजिट साइड पर सपोर्ट है, तो यहाँ पर जो मेन रेनफोर्समेंट की डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल ही रहेगी, लंबाई में ही रहेगी। इस डायरेक्शन में मेन रहेंगे और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूशन या सेकेंडरी स्टील को प्रोवाइड। तो ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इनको। मैं तो मान के चलता हूँ कि सभी को सब कुछ क्या है मालूम है। इंटरव्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको मालूम नहीं है, सिर्फ आपको इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं, लेकिन आपके कंसेप्ट आपके क्लियर रहेंगे तो आप क्या है वहाँ पर
कॉन्फिडेंटली जाएंगे कि हम तो क्या है बहुत अच्छी तैयारी से आए हुए हैं, वहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जाने, तब आप वहाँ पर बिल्कुल ही लाइटली फील करेंगे। इसलिए क्वेश्चन का लेवल क्या है, थोड़ा सा क्या है, इन डीप में है। तब अब इसी को यदि हम स्पान रेशियो के हिसाब से, इफ द स्लैब इज सपोर्टेड ऑन ऑल 4 एजेस, चारों एजेस पर चारों तरफ बाल है, तब हम ये देखते हैं कि L/X रेशियो कितना है, लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टन स्पान। ये रेशियो यदि हमारा 2 से ज्यादा है तब हमारी स्लैब क्या करती है, वन वे स्लैब करती है। और जब ये बेंड करती है तो यहाँ पर लोड ट्रांसफर मेनली किस पर होता है, इन पर होता है। बेंडिंग का शेप क्या रहता है, यूं रहता है, सिलेंड्रिकल। तो ये जो डायरेक्शन कहलाती है शॉर्टर स्पान की, ये कहलाती है मेन डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन में जो स्टील प्रोवाइड की जाती है एलएक्स डायरेक्शन में, वही कहलाती है अपनी मेन स्टील। तो when the slab is supported on two opposite sides, it always behave as one-way slab. When the slab is supported on all 4 edges, but the ratio of longer span to shorter span is more than 2, then it behave as one-way slab. और दूसरा, जब टू वे स्लैब कब करेगी, टू वे स्लैब का जबकि चारों तरफ क्या है, सपोर्ट हो और अपना L/X रेशियो 2 से कम हो, तब इसका बिहेवियर टू वे हो जाएगा, मतलब ये दोनों तरफ बेंड होगी। ये दोनों तरफ, और ये जो बेंडिंग का शेप रहता है वो सॉसर की तरह रहता है, आपकी जो प्लेट होती है ना उस तरह से रहता है। तो इसमें दोनों ही डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में मेन स्टील को प्रोवाइड करती है। मैंने टाइम सिर्फ इसलिए लिया है कि दो अपोजिट में, यदि आपके ये क्लियर करने के लिए कि आपको ऐसे केस में शॉर्टर स्पान में आपको नहीं, इसको तो स्पान मानना ही नहीं है क्योंकि यहाँ कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो बगैर सपोर्ट के आपका मेन रेनफोर्समेंट की बात, क्योंकि लोड तो ट्रांसफर यहाँ हो रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Why does the code impose minimum requirement of tension steel in slab? वहां पर बीम का देखा था और यहाँ पर क्या है, स्लैब का। स्लैब के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ टेंशन स्टील यदि हम देखते हैं तो क्या रहती है, 0.15% फॉर माइल्ड स्टील और 0.12% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर HYSD स्टील। तो ये जो मिनिमम स्टील ली गई है, स्लैब जो है उसके अंदर लोड क्या है, बहुत कम होता है। और एक्सीडेंटली यदि कहीं पर लोड, जैसे पॉइंट लोड है और स्लैब में किसी तरह क्या है ये बढ़ भी गया है, उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ से, तो इस लोड क्या है, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। और क्या है, ये स्लैब फेल नहीं होती है, स्लैब फेल नहीं होती है। तो स्लैब में जो मिनिमम रेनफोर्समेंट डाला गया है उसका क्राइटेरिया स्ट्रेंथ नहीं है, जबकि बीम में ब्रिटल फेलियर हो सकता था। यहाँ स्लैब में जनरली क्या है, आपका स्लैब को ब्रिटल फेलियर होना ही नहीं है। स्लैब का सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा होता है और सिंकेज का इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसलिए जो मिनिमम स्टील प्रोवाइड की जाती है वो सिंकेज और टेम्परेचर को कंसीडर करके प्रोवाइड की जाती है। स्ट्रेंथ उसका क्राइटेरिया नहीं है, जबकि बीम में स्ट्रेंथ क्राइटेरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लैट स्लैब एंड फ्लैट प्लेट। जितनी भी तरह की स्लैब है उनका हमको नाम, वन वे, टू वे, फ्लैट स्लैब, फ्लैट प्लेट, रिब्ड स्लैब और भी जितनी तरह की सर्कुलर स्लैब, तो इनके कहाँ पर यूज होती है
और इनका क्या बिहेवियर होता है, ये हमको थोड़ी थोड़ी उनकी इंफॉर्मेशन सरफेसली हमें क्या है मालूम होना चाहिए। फ्लैट स्लैब जो होती है इसमें जनरली क्या है, ये टू वे, दोनों ही टू वे स्लैब होती है, सभी स्लैब टू वे स्लैब होती है मोस्टली, क्योंकि वो एक इकोनॉमिकल पड़ती है। टू वे स्लैब होती हैं, बेंडिंग मोमेंट कम होता है। तो फ्लैट स्लैब टू वे स्लैब होती है जो कि जनरली बीम पे सपोर्टेड ना होके डायरेक्टली कॉलम पर सपोर्टेड होती है। और कॉलम और स्लैब के बीच में क्या होता है, ड्रॉप्स होते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, कॉलम कैपिटल। इससे क्या है एडवांटेज होता है कि ये शियर कैपेसिटी बढ़ जाती है इसकी। तो स्लैब जनरली विदाउट बीइंग supported on the column with or without drops are called आपका फ्लैट स्लैब। विथ और विदाउट ड्रॉप्स, और इसके नीचे क्या है आपके ये फ्लेयर्ड कॉलम, इनको बोलते हैं कॉलम कैपिटल। तो ऐसी स्लैब इनको क्या है, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और इनको हम लॉन्गर स्पान के लिए यूज कर सकते हैं। जबकि फ्लैट प्लेट की थिकनेस क्या होती है यूनिफॉर्म, ये सिंपल डिजाइन में होती है। फ्लैट प्लेट जो है सिंपलेस्ट डिजाइन है क्योंकि इसकी थिकनेस क्या होती है पूरी स्लैब की यूनिफॉर्म होती है, और कॉलम के ऊपर स्लैब क्या होती है डायरेक्टली सपोर्टेड होती है। तो ऐसी स्लैब को बोलते हैं। तो ये प्लेट की तरह कहलाएगी, तो ये हो जाती है अपनी फ्लैट प्लेट, यूनिफॉर्म थिकनेस और डायरेक्टली सपोर्टेड ऑन कॉलम और मेसनरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, which floor system will you provide for large assembly hall and auditorium? यहाँ पर देखें आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि हम असेंबली हॉल को, ऑडिटोरियम को देखें और कहाँ लार्ज शोरूम, बैंक्वेट हॉल, यहाँ पर जो आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट होती है वो रहती है कॉलम फ्री। कॉलम फ्री हॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रिड फ्लोर सिस्टम ऐसा होता है कि जिसमें क्या होती है बहुत सारे बीम्स होते हैं और वो एक दूसरे के क्या होते हैं ग्रिड के रूप में होते हैं, मतलब एक दूसरे के क्लोजली स्पेस्ड बीम और एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जब बहुत सारे बीम हो जाएंगे तो स्लैब का स्पान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और स्लैब इन पर सपोर्टेड रहेगी। 2 से 2.5 मीटर के क्या है स्पान रहते हैं। तो ये फिर आपको लोड ट्रांसफर के लिए सिर्फ यहाँ पर ये बीम से लोड क्या है ट्रांसफर होगा, वाल पर कॉलम की जरूरत नहीं रहती है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं ग्रिड फ्लोर सिस्टम, मतलब कॉलम फ्री, आपका कॉलम फ्री हो गया। ग्रिड फ्लोर सिस्टम कहाँ यूज करते हैं, कॉलम फ्री स्पेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर संभव इंजीनियर्स का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2022 का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। कंप्लीट कोर्स में लाइव रिकॉर्डेड लेक्चरर हैं, प्लस क्या है यूनिट वाइज जो 10 यूनिट है उनकी सभी सिलेबस के हिसाब से, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, स्टडी मटेरियल के साथ आपको हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड की जाएगी। मतलब आपको मटेरियल कहीं से इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। उसमें थ्योरी भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के भी हैं, एमपीपीएससी के, अदर पीएससी के, ईएस के, सिविल सर्विस के,
प्लस एडिशनल क्वेश्चन विथ एक्सप्रेशन है। ई मटेरियल रेगुलरली अपडेट होता रहता है। इस साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और जितना भी पढ़ाया जाएगा उसका मेन वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड रहेगा कि हमारी थ्योरी कम पढ़ाएंगे और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव को थ्योरी पढ़ने के साथ साथ मेन फोकस रहेगा ऑब्जेक्टिव पर। तो ऐसा कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पर फ्री बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, वहाँ पर आप ऐप को डाउनलोड करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप दैट इज इकोनॉमिकल फॉर आरसीसी ट्रेसेस। फ्लाईओवर में आप देखेंगे आजकल, तो फ्लाईओवर में क्या होता है, कई जगह क्या होता है कि आपका ट्रसेस प्रोवाइड होती है और वो ट्रसेस आरसीसी के बने होते हैं। तो आरसीसी के लिए मोस्ट कॉमनली ट्रस कौन सा है, मोस्ट कॉमनली ट्रस जो है आरसीसी के लिए उसको बोलते हैं बो स्ट्रिंग ट्रस। क्यों, ये अदर ट्रस से इकोनॉमिकल पड़ता है, डिजाइन इसकी इकोनॉमिकल है, इसका शेप किसकी तरह होता है, बो की तरह होता है। पहले इधर गया, फिर थोड़ा सा और बेंड हुआ, फिर इधर हुआ, फिर इधर आया और फिर इधर आया। तो ये इसको बोलते हैं बो स्ट्रिंग, धनुष की तरह। और इसको आपको तो उसका नाम याद रखना है आपको कि आपका आरसीसी ट्रस जो है यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन शेप कौन सा है, तो उसको जवाब देना है बो स्ट्रिंग ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डीप बीम। अभी तक जो थे वो सिंपली क्या थे, ऑर्डिनरी बीम थे, और ऑर्डिनरी बीम के अलावा क्या होते हैं, कोड में थोड़ा सा जानकारी इनके, ऐसे बीम जिनका स्पान कम होता है और डेप्थ ज्यादा होती है, या बोल सकते हैं कि जिनका स्पान टू डेप्थ रेशियो बहुत कम होता है। सिंपली सपोर्टेड के लिए ये वैल्यू 2 होती है और कंटिन्यूस के लिए 2.5। तब इनका बिहेवियर क्या कहलाता है, तब इनको डीप बीम की तरह ट्रीट करते हैं। और इनमें जो अपने एलएसएम के एग्जम्पशन हैं वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि प्रीडोमिनेंट रोल, मुख्य रोल हो जाता है शियर का। लार्ज रिएक्शन की वजह से यहाँ पर शियर डिफॉर्मेशन होता है, तो ऐसे बीम को बोलते हैं डीप बीम। Where spacers and chairs are used in RCC construction। ये जो आ गया है क्वेश्चन फील्ड का है, जब आप फील्ड में काम करते हैं। और ड्यूरेबिलिटी के लिए कवर बहुत ही इंपॉर्टेंट। कवर क्या है, हमारा रेनफोर्समेंट के कोरोजन को रोकता है, साथ में कंक्रीट के साथ बॉन्ड भी बनाता है। तो यो मैश बिछाया हुआ है और मैश और फॉर्मवर्क के बीच का स्पेस, मैश किसका है, रेनफोर्समेंट का, और फॉर्मवर्क शटरिंग जिसको बोलते हैं, फॉर्मवर्क के बीच का की डिस्टेंस क्या रहेगी, हमारी कवर रहेगी। अब जैसे ही यहाँ पर लेबर का मूवमेंट होता है तो ये रेनफोर्समेंट नीचे की तरह झुक जाते हैं और ये कवर हमारा क्या है, बिगड़ जाता है। इसलिए इस डिस्टेंस को सेम एलिवेशन पर रखने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, स्पेसर्स, मतलब ये स्पेस को मेंटेन करते हैं या चेयर्स की तरह काम करते हैं रेनफोर्समेंट के लिए, तो इनको बोलते हैं स्पेसर या चेयर। तो ये कवर को मेंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं फील्ड में, और अच्छी क्वालिटी के होना चाहिए, क्योंकि जब कंक्रीट की कास्टिंग हो जाती है तो इनको बाहर नहीं निकालते हैं, ये उसी के अंदर रह जाते हैं, इसलिए क्वालिटी इनकी अच्छी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्प्लाइसिंग, व्हेन ए स्टील बार डज रिक्वायर्ड स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मीन्स क्या होता है, ओवरलैपिंग।
ओवरलैपिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। यदि बार की लेंथ कम हो गई है, जितनी हमको जरूरत है स्पान के हिसाब से, या कॉलम में, कॉलम तो मल्टी स्टोरी में उतना तो बार ही नहीं आता है, 40 फीट का बार आता है, तो वहाँ तो स्प्लाइसिंग मस्ट हो जाती है। और बीम में भी क्या रहता है कि हमारे जो कटिंग करने के बाद कुछ पीसेस बनते हैं, तो उनको हम क्या है यूज करते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं, और इस ओवरलैपिंग को ही क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो ये कब जरूरत पड़ती है, स्प्लाइसिंग आर रिक्वायर्ड व्हेन द बार्स आर शॉर्टर देन रिक्वायर्ड लेंथ। यदि हमारा 6 मीटर का स्पान है और 3 मीटर का ही बार अवेलेबल है, तब हमको स्प्लाइसिंग करनी होगी। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में क्या होता है, नीचे के बार जो है, नीचे के कॉलम पर ज़्यादा लोड आता है, तो यहाँ पर बार का साइज क्या है, ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो बार का साइज क्या है, कम हो जाता है। अब इनको क्या है, जोड़ना है, तो इनको जोड़ने, इनको ऊपर ओवरलैप भी करना है, और साथ में इनकी सेंटर लाइन, क्योंकि एक्सियल फोर्स ट्रांसफर करना है, तो ऊपर के बार से नीचे के बार में ये क्या है, पूरा कॉन्सेंट्रिक लोडिंग होना चाहिए। इसेंट्रिक से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्प्लाइसिंग करनी, तो प्रॉपर स्लोप प्रोवाइड करना होगा। तो इसी को बोलते हैं व्हेन द डायमीटर ऑफ द बार चेंज अलोंग द लेंथ ऑफ एन ऑकर्स इन द कॉलम, तब हमको यहाँ पर स्प्लाइसिंग करनी। डायमीटर सेम है, डायमीटर अलग अलग है, तब भी हमको क्या है, स्प्लाइसिंग करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ मिनिमम स्टफ रेनफोर्समेंट इज कंपल्सरी इन ऑल आरसीसी बीम। अब अभी तक थी मिनिमम टेंसाइल स्टील की बात, अब जो है आ गई है शियर की बात। और शियर के रूप में हमको, शियर में क्या क्या रहता है, एक नॉमिनल शियर हो जाता है, और एक टाउसी रहता है, और एक टाउसी मैक्सिमम रहता है। ठीक है, तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस यदि हमारा क्या है 0.5 टाउ सी से, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ सी से 50% से ज़्यादा है, तब हमको मिनिमम रेनफोर्समेंट स्ट्रप्स के रूप में प्रोवाइड करना ही करना है। और ये स्ट्रप क्या होती है, एरिया ऑफ स्ट्रप, क्या फॉर्मूला रहता है उसका, ए एस बी डिवाइडेड बाई बी एस बी आपका ग्रेटर होना चाहिए 0.5 डिवाइडेड बाई 0.87 एफ वाई के बराबर। ये क्या होते हैं, शियर की वजह से क्या होता है, आपके डायगोनल क्रैक डेवलप होते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस काम करता है, तो डायगोनल टेंशन की वजह से आपका डायगोनल क्रैक डेवलप होता है। और ये जो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट है, ये जो क्या करते हैं, जो पैटर्न है क्रैकिंग का, उसको चेंज कर देते हैं। अलग अलग पैटर्न होते हैं, बेंडिंग का पैटर्न अलग होता है, शियर में अलग होता है। बेंडिंग में वर्टिकल क्रैक होते हैं, और शियर में 45 डिग्री पर होते हैं। और इसके बाद क्या है कि यदि बीम क्या हो जाता है, ओवरलोडेड इन शियर बीम विदाउट शियर रेनफोर्स कैन फेल शियर अपॉन फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर। अब यदि हमने शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया है, शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया है, तो पहले ही शियर क्रैक पर बीम हमारा शियर में फेल हो जाएगा। तो क्रैक पैटर्न को बदलने के लिए, और फर्स्ट क्रैक डेवलप होते ही डायगोनल टेंशन की वजह से बीम फेल ना हो शियर में, उसके लिए हम मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एन अपर लिमिट ऑफ टाउसी मैक्सिमम imposed on shear strength of beam with shear reinforcement। यहाँ पर देखा गया है कि किसी भी हालत में हमारा जो टाउ भी है, टाउ भी जो है आपका टाउ सी मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
टाउ सी मैक्सिमम कोड ने फिक्स कर रखा है, क्योंकि हमने जो शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं वो डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड किए, डायगोनल रेजिस्टेंस को प्रोवाइड। यदि हम ज़्यादा शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो हमारा डायगोनल टेंशन की बजाय हमारा फेलियर हो जाएगा आपका कंप्रेशन में। शियर किसमें फेल हो जाएगा? कंप्रेशन फेलियर हो जाएगा। डायगोनल टेंशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायगोनल टेंशन की बजाय शियर में फेल किसकी वजह से होगी? डायगोनल कंप्रेशन की वजह से। और डायगोनल कंप्रेशन में फेलियर मतलब कंक्रीट का फेलियर और ब्रिटल फेलियर। इसलिए टाउ सी मैक्सिमम कि किसी भी हालत में टाउ बी की वैल्यू आपकी टाउ सी मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा केस बनता है तो हमको बीम शुड बी रीडिजाइन, बीम की डायमेंशंस को बदलना पड़ेगा या कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली द क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इन ए reinforced concrete beam is located at a distance d effective depth away from the face of the support। यदि हम यहाँ पर देखें, ये बीम है और बीम के बाद यहाँ पर क्या है? ये सपोर्ट है। अब यदि यूडीएल हो, ये लोडिंग की वजह से मैक्सिमम शियर कहाँ पर होता है? हम जानते हैं कि यदि इसका शियर फोर्स डायग्राम खींचें तो ये मैक्सिमम शियर फोर्स होता है आपका सपोर्ट पर। लेकिन कोड ने प्रिस्क्राइब किया है कि क्रिटिकल सेक्शन सपोर्ट की जगह हमको डी डिस्टेंस, जो बीम की इफेक्टिव डेप्थ है उसके बराबर दूरी पर लेना है। इसकी वजह क्या है? यहाँ पर जो ट्रांसवर्स कंप्रेशन की वजह से यहाँ पर डी डिस्टेंस तक जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज एट द सपोर्ट, इंक्रीज एट द सपोर्ट ड्यू टू ट्रांसवर्स कंप्रेशन, ट्रांसवर्स कंप्रेशन। इसलिए यहां पर लिया गया है डी डिस्टेंस है। दूसरा, इसका एडवांटेज भी है क्योंकि मैक्सिमम शियर फोर्स कहां पर होता है? सपोर्ट पर होता है। और हमने कहा लिया हैगा? डी डिस्टेंस पर। तो डी डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शियर फोर्स कम होता है, तो इसके लिए हमको शियर रिइंफोर्समेंट कम प्रोवाइड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द डेवलपमेंट लेंथ। यदि हम कोई बीम देखें, है ना, और बीम में लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, बीम में लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं बेंडिंग टेंशन को रजिस्ट करने के लिए, बेंडिंग टेंशन को रजिस्ट करने के लिए। यहाँ पर यदि इसका यूडीएल रहेगा तो यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगा, और मैक्सिमम स्ट्रेस पर यहाँ पर स्टील प्रोवाइड करने के अलावा इसको एक मिनिमम डिस्टेंस तक क्या है? आगे बढ़ाना होगा। जहां पर भी स्ट्रेस कैलकुलेट किया है उससे एक निश्चित दूरी तक उसको आगे बढ़ाना होगा, जिसकी वजह से टेंशन में क्या ना हो? पुल आउट ना हो सके, पुलिंग आउट। और यदि कंप्रेशन पड़ रहा हो तो पुशिंग अंडर। तो ये सर्टेन मिनिमम लेंथ ऑफ द बार हैज टू बी प्रोवाइडेड ऑन आइदर साइड ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील। तो यहाँ पर दोनों तरफ डेवलपमेंट लेंथ एलडी प्रोवाइड करनी होगी, अदरवाइज टेंशन की वजह से ये क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा, कंक्रीट और स्टील के बीच के बॉन्ड खत्म हो जाएंगे और ये स्लिप होके बाहर निकल जाएगा। इसे रोकने के लिए हम मिनिमम
डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं। दूसरे वर्ड में डेवलपमेंट लेंथ इज द लेंथ ऑफ एम्बेडमेंट नेसेसरी टू डेवलप फुल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बार कंट्रोल्ड बाय पुलिंग आउट। बार के अंदर फुल टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप होने के लिए एक निश्चित एमेंडमेंट लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट। यदि कोई फ्लेक्चरल मेंबर है जैसे कि बीम, और बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट यदि सेंटर पर है तो धीरे धीरे बेंडिंग मूवमेंट क्या होता जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर जितना बेंडिंग मूवमेंट है उसके लिए यहाँ पर मैक्सिमम साथ मान लिया यहाँ पे 4 बार प्रोवाइड कर दिए। अब धीरे धीरे यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट कम हो रहा है तो यहाँ पर हम एक बार को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट कम है तो यहाँ स्टील की जरूरत कम रहेगी, तो इस पॉइंट को बोलते हैं थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट। मूवमेंट के हिसाब से जितनी स्टील की जरूरत रहेगी उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आपका थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट। इस थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट के आगे ही हमको क्या है, डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंटर फोर्ट एंड बटरेस टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल। यदि हम रिटेनिंग वॉल को देखें तो रिटेनिंग वॉल में क्या रहता है कि जिस तरफ आपका स्टेम रहता है उसी तरफ क्या है, आपकी अर्थ फिलिंग रहती है, ठीक है। और इसका स्टेम क्या रहेगा, आपका टेंशन में रहेगा। यदि काउंटर फोर्ट रहेंगे तो ये क्या रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। और यदि किसी वजह से हम यहाँ पर रिटेनिंग वॉल के इस तरफ यदि हम ये प्रोवाइड किए हैं, बटरेस प्रोवाइड किए हैं, तो इसको बोलते हैं बटरेस। दोनों का काम ही अर्थ का रिटेन करना है, दोनों ही अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें ये क्या स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए गए हैं, बटरेस प्रोवाइड करते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो हमेशा कंप्रेशन में रहते हैं। तो बटरेस आर प्रोवाइडेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिटेनिंग मटेरियल। ये रिटेनिंग वॉल क्या रहती है, सेम साइड ऑफ द रिटेनिंग वर्क मटेरियल या अर्थ, जबकि बटरेस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं अपोजिट साइड ऑफ द रिटेनिंग मटेरियल, ये कंप्रेशन में रहती है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट शियर एंड इक्विवेलेंट मूवमेंट। इक्विवेलेंट शियर का मतलब क्या हैगा कि आपका यदि बेंडिंग मूवमेंट की वजह से शियर स्ट्रेस होता है, यहाँ पर लोडिंग बेंडिंग मूवमेंट की वजह से शियर को बोलेंगे आपका शियर ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट। और दूसरा होता है टॉर्सन की वजह से शियर होता है। तो यदि किसी बीम में बेंडिंग मूवमेंट भी डेवलप हो रहा है, साथ में ट्विस्टिंग मूवमेंट भी डेवलप हो रहा है, तो दोनों को कंबाइंड, उनकी कंबाइंड इफेक्ट को बोलते हैं इक्विवेलेंट शियर, इक्विवेलेंट शियर। इसी तरह से इक्विवेलेंट शियर का फॉर्मूला होता है अपना Vu प्लस 1.6 Tu अपॉन V। ये जो फैक्टर Vu जो रहता है ये आपका किसकी वजह से है, आपका बेंडिंग मूवमेंट की वजह से। बेंडिंग की वजह से शियर स्ट्रेस और टॉर्सन की वजह से शियर स्ट्रेस के दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को बोलते हैं, जिसका हमको इक्विवेलेंट शियर का फॉर्मूला याद करना है। इसी तरह से जहाँ पर शाफ्ट में बेंडिंग भी हो रही है वेट की वजह से और साथ में ट्विस्टिंग भी हो रही है, तो वहाँ पे हम कन्वर्ट कर देते हैं दोनों बेंडिंग मूवमेंट को इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट में। तो MU जो रहेगा वो रहेगा हमारा बेंडिंग मूवमेंट की वजह से, और MT जो रहेगा वो रहेगा हमारा ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से जो मूवमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, धन्यवाद।